Hello dear, have a very good morning and welcome you all in the lecture number 19 for the course on 500 multiple choice question for board term 1 examination. लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 18 तक हमने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है ना, उस लेक्चर का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 18 के इंटरवल में जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद उसे भी विजिट कर लेना और जो भी क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए गए हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड अगर और भी सवाल हैं आपके पास तो उन सारे सवालों को आप कर लोगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा कि रिवाइज हो चुके हैं और आपको एग्जाम में नो डाउट की बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर कोर्स से। फिलहाल लेक्चर नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बातें किए हुए। और ये रहा लेक्चर नंबर 19 का स्क्रीन के ऊपर आपका पहला सवाल। अगर आप देखें तो सवाल ऑलरेडी हमने लिख रखा है, हमने कुछ सवाल रियल नंबर के लेक्चर नंबर 18 में ऑलरेडी कर रखा है। तो लेक्चर नंबर 19 का स्टार्ट करते हैं। यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है, द सम ऑफ अ रेशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है क्या वो स्टेटमेंट सही है या फिर वो स्टेटमेंट गलत है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला है एक रेशनल नंबर लेना है और एक इर्रेशनल नंबर लेना है और आपको बताना है कि अगर उसका सम करेंगे तो क्या रेशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा। तो चलिए ऐसा करते हैं कि रेशनल नंबर के तौर पे हम कुछ नंबर इमेजिन करते हैं। तो हमने मान लिया रेशनल नंबर 2, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर जो फेमस हमारे माइंड में आता है वो आता है √2 √3 करके। तो मान लीजिए हमने लिया √3। तो अगर आप सम करते हैं इनका तो आपको दिखेगा कि 2 + √3। अच्छा, √3 क्या है? √3 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर √3 एक इर्रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग करके आएगा। जबकि अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक रेशनल नंबर है और 2 चूंकि एक रेशनल नंबर है और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल 2 के बाद कोई डेसिमल डिजिट है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर आप एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर के साथ ऐड करोगे तो जो फाइनली नंबर आपको मिलेगा ना, ऑब्वियसली बातें हैं ना, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये 2 है तो √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73 इस तरह से करते करते आता है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपको नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा और ये जो भी नंबर मिलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा नंबर आए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो क्या हम बोल देंगे कि वो नंबर इर्रेशनल है? बिल्कुल, ये इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसा है जिसके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आपने जैसा देखा कि हमने एक रेशनल नंबर उठाया, हमने एक इर्रेशनल नंबर उठाया और जब हमने दोनों का सम किया तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का सम हमेशा इर्रेशनल आता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है सर, तो आप इसके साइड में लिख देंगे दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो सवाल है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 तक, है ना। 500 की जर्नी थोड़ी दूर है बट नामुमकिन नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसे पूरा करने की, चाहे है ना हमें कितने ही वीडियोस क्यों अपलोड ना करने पड़े। सवाल क्या है? देखिए सवाल यह है कि द वैल्यू ऑफ m, कहता है कोई एक m अननोन है, आपको उसकी वैल्यू पूछी है और एक कंडीशन बोली है क्या कि फॉर विच polynomial given as 4x square minus 6x minus m is completely divisible by x minus 3। उन्होंने क्या बोला है कि आपके पास एक पोलिनोमियल है px, तो हमने पोलिनोमियल को ढंग से लिख लिया 4x square minus 6x minus m। और उन्होंने एक नया फैक्टर दिया है ना, एक पर्टिकुलर दूसरा पोलिनोमियल जिसको मैं gx बोल दे रहा हूं। उन्होंने एक पोलिनोमियल दिया है gx जैसा ना, जो कि x minus 3 है। बोला है कि m की वैल्यू बताओ
जिसके लिए px जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा इससे डिवाइड देने बैठ जाते हैं और जो भी रिमाइंडर आते हैं उसको जीरो कर देते हैं। तो चलिए हम भी पहले मेथड है ना, इसको हम दो अलग मेथड से डिस्कस करेंगे। आप डिसाइड कर रहे ना कि आपको कौन सा जो है वो मेथड अच्छा लग रहा है। मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि चलो जो जिससे हमें डिविजिबिलिटी की बात करनी है दैट इज x-3, उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि उन्होंने बोला है कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ये, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि px इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x-3, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और वहां से जो m की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर। तो अगर आप डिवाइड करेंगे x-3 से, सबसे पहले हम लगाएंगे 4x टाइम्स, उससे क्या होगा, ये 4x स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और -3 इंटू 4x कितना आ जाएगा, माइनस का 12x। ओके, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, नहीं प्लस माइनस कैंसिल, ये 12x प्लस का ये माइनस का 6x, तो कितना आ जाएगा 6x माइनस का m। अगर आप फर्दर देखें यहाँ से, तो अगर हम 6 का फैक्टर लगाएं तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 18। साइन चेंज कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये हो जाएगा कैंसल और ये हो जाएगा 18 माइनस m। अब फर्दर आप डिवाइड नहीं लगा सकते क्योंकि जो डिवाइजर की डिग्री है उससे कम है रिमाइंडर की डिग्री, है ना, रिमाइंडर की डिग्री अब कम हो गई है ना, तो अब फर्दर डिविजिबिलिटी लगेगा नहीं। तो अगर आप गौर से देखें तो डिवाइड देने पे आपको रिमाइंडर कौन सा मिल रहा है, 18 माइनस का m। बट सवाल वाले ने बोला है कि m की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पॉलिनोमियल px x-3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और अगर हमें कंप्लीटली डिवीजन चाहिए तो रिमाइंडर किसके बराबर करना होगा, जीरो के बराबर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 18 के बराबर। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, द सेकंड मेथड, है ना, हमारे पास पेज थोड़ा यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करते हैं सेकंड मेथड को थोड़ा सा आराम से डिस्कस करते हैं इसी पेज के ऊपर। सेकंड मेथड हम यूज कर सकते हैं दैट इज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने बोला है कि px डिविजिबल होना चाहिए x-3 से। तो अगर px डिविजिबल होना चाहिए x-3 से तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। क्या आपको पता है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उस फैक्टर को जीरो करने पे जो x की वैल्यू आती है उसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में अगर रख देते हैं तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है। ओ माय गॉड, बिल्कुल। तो रिमाइंडर हमें चाहिए जीरो के बराबर और हमारा फैक्टर x-3 है। तो जब फैक्टर को इक्वल टू जीरो किया तो x कितना आया, x3 आया और इसी x3 को रख देंगे किसमें, पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर हमारा p(3) के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल। तो p(3) जीरो होना चाहिए। हाँ, तो p(3) कितना आ रहा है चेक करो ना, अपने पास पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m। तो हमने क्या किया, x की जगह पे 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस का m इक्वल टू 0। और अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, माइनस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस का m इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो 36 में से 18 गया 18, माइनस m इक्वल टू 0, तो यहां से भी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 के बराबर। तो हमने इस पर्टिकुलर सवाल को दो मेथड से किए। फर्स्ट मेथड इज जस्ट बाय डिवाइडिंग द particular polynomial by the given factor and equating the remainder equal to 0, and the second method that we have discussed by using the concept of remainder theorem। और मैं फटाफट इसको फिर से बोलता हूं, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, बोलता है रिमाइंडर थ्योरम अगर एक पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो और आपको पता है कि रिमाइंडर आपका जीरो आने वाला है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए कितना आएगा रिमाइंडर डिवाइड करने पे, उसके लिए उस फैक्टर को जीरो करने पे जो x की वैल्यू आएगी उसी x को पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दोगे तो वो आपको रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो सवाल है आपके पास वो ये है, सवाल है 13, है ना, क्वेश्चन नंबर अपना 47 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। सवाल क्या है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ एंड, है ना, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 टेकन 2 एट अ टाइम
and product of its zeros are 2, -7, -14 respectively. कहता है आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है सर, और उन्होंने एक कंडीशन क्या बोली है कि रिस्पेक्टिवली की बात करी है। तो उन्होंने देखो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ना, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 2। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो अपने को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं। तो अगर हम उन तीनों को अल्फा, बीटा और गामा बोल दें तो उन्होंने बोला है सम ऑफ जीरोस 2 के बराबर है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? 2 के बराबर। फिर उन्होंने बोला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है किसके बराबर? -7 के बराबर। और तीसरा जो पार्ट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा और गामा, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है किसके बराबर? -14 के बराबर। और अगर इसकी वैल्यू -14 पता है तो अपने पास ये 3 डेटा पता है, और उन्होंने हमसे पूछा है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा, बीटा और गामा पता है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल हम लिखते हैं दैट इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा के बराबर। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो रख दीजिए वैल्यूज। तो एक्स क्यूब, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 के बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, चूंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 के बराबर है तो ये जगह -7x, और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? -14 के बराबर। तो माइनस ऑफ -14 कितना हो जाएगा? प्लस का 14। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल जिसकी हमें तलाश थी। ध्यान रखना अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट के भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ये आ रहा है तो किसी को कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तब भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल यही रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 19। आई होप आपको जो डिस्कस किए हुए सवाल हैं इस लेक्चर के अंदर वो काफी हेल्प करेंगे आपको आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में और आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चन। Until then, keep learning and stay happy.